प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के पहले पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक को सल्तनत काल में नव प्रवर्तक शासक के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति जिसने नई प्रवृत्तियों को अपनाया या जिसके द्वारा कुछ नए कार्य किए गए, नई व्यवस्थाएं जिसके द्वारा स्थापित की गई। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठा, जिसका नाम जूना खां था, और मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि के नाम से वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम उलुग खां था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 के मध्य शासन किया। वह सल्तनत कालीन सभी शासकों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान व योग्य व्यक्ति था। उसके द्वारा बहुत सारे नए प्रयोग भी किए गए। वो प्रयोगधर्मी था। हालांकि उसके प्रयोग असफल रहे, जिसके कारण उसे ये कहा जाता है कि वह एक पागल शासक था, या उसके लिए ये कहा जाता है कि वह या तो समय से बहुत पहले पैदा हो गया। उसने जो भी प्रयोग किए, यदि हम सैद्धांतिक रूप से देखें या उनका हम मंथन करें, तो उसके प्रयोग किसी भी रूप में गलत नहीं थे, सही थे। किंतु उन प्रयोगों का जो क्रियान्वयन का तरीका था वह सही नहीं था। इसीलिए उसके द्वारा किए गए समस्त प्रयोग असफल सिद्ध हुए। हालांकि वह एक योग्य व्यक्ति था और उसने एक लंबे समय तक भारत पर शासन किया। जैसे उसके द्वारा राजधानी परिवर्तन, प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया गया। वक्त की आवश्यकता थी, या ये कहिए राजनीतिक आवश्यकता थी कि भारत की राजधानी दिल्ली से दूर परिवर्तित की जाए। ऐसा क्यों था? क्योंकि दिल्ली ना तो पूरे भारत के केंद्र में था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के कारण दक्षिण भारत तक सल्तनत का शासन विस्तृत हो चुका था, और दिल्ली से दक्षिण भारत पर शासन के ऊपर नियंत्रण रखना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त क्योंकि समय समय पर मंगोल आक्रमण होते रहते थे या विदेशी आक्रमण होते थे, तो पंजाब के रास्ते से जितने भी विदेशी आक्रांता आते थे वे सीधे ही दिल्ली तक पहुंच जाते थे, यानी दिल्ली उनकी पहुंच के अंतर्गत था। अतः ऐसे में यदि दिल्ली दूर है, ये क्योंकि राजधानी पे कब्जा होने का मतलब है शासन का अंत, अतः राजधानी अगर दूर होगी तो आक्रांता को वहाँ तक पहुँचने में मुश्किल होगी और आक्रांता को मार्ग में ही रोका जा सकता था। तो राजधानी परिवर्तन करने का विचार कोई गलत विचार नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से बिना योजनाबद्ध तरीके से, बिना पूर्व तैयारी के राजधानी का परिवर्तन अचानक किया गया, उसने बहुत अधिक नुकसान दिया। इसी तरीके से दोआबा के क्षेत्र में कर वृद्धि की गई। उस समय भारत के अंदर समस्त प्रदेशों से एक समान भूमि कर व उपज कर लिया जाता था। अब जिस जगह जो इलाका सिंचित नहीं है वहाँ से भी उतना ही कर वसूल किया जा रहा है, और जो इलाका बहुत अधिक सिंचित है वहाँ से भी उतना ही कर वसूल किया जा रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा कि दोआबा का क्षेत्र, दोआबा मतलब जहाँ दो नदियाँ हैं, तो गंगा और यमुना के मध्य का जो क्षेत्र है, जहाँ पर ये दोनों नदियाँ बहती हैं और इन दोनों नदियों के माध्यम से उपजाऊ मिट्टी लगातार यहाँ आती रहती है और यहाँ का इलाका उपजाऊ है। अतः जो अधिक उपजाऊ क्षेत्र है वहाँ पर से कर ज़्यादा लिया जाना चाहिए,
बनिस्बत उस इलाके के जहाँ की ज़मीन कम उपजाऊ है या अनउपजाऊ है। लेकिन दुर्भाग्य से मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दोआबा में कर की वृद्धि की, लगातार भयंकर अकाल पड़ गए, जिसके कारण जो कर वसूल किया गया उससे किसानों व प्रजा के अंदर विरोध उत्पन्न हो गया। इसी तरीके से क्योंकि राजकोष में कमी थी, धन की कमी थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की, प्रतीकात्मक मुद्रा प्रचलित की। और प्रतीकात्मक मुद्रा प्रचलित करना कोई नई बात नहीं थी या कोई अनोखी बात नहीं थी, किंतु प्रतीकात्मक मुद्रा के ऊपर या सांकेतिक मुद्रा के ऊपर जो राज्य का नियंत्रण होना चाहिए था वह नहीं हुआ, जिसका परिणाम यह निकला कि घर घर के अंदर मुद्रा ढालने की टकसाल लग गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल प्रयोगात्मक या प्रयोगधर्मिता का काल माना जाता है। इसी तरीके से खुरासान व कारचिल का अभियान किया गया। खुरासान से भारत में बार बार आक्रमण होते रहते थे, अतः गयासुद्दीन तुगलक ने खुरासान को जीतने की योजना बनाई और जीत भी लिया। लेकिन इस जीत में वह जीत कर भी हारा, क्योंकि उसने उस मौसम में खुरासान में आक्रमण किया जब ठंड पड़ती है। भारतीय सेना इस मौसम के अनुकूल नहीं थी और जिसका परिणाम यह रहा कि एक विशाल सेना के बहुत बड़े हिस्से से उसे हाथ धोना पड़ा और साथ ही उसे आर्थिक अभियान उठाना पड़ा। इसी तरीके से कराचिल पर अभियान जो किया तो सेना पहाड़ी इलाकों में भटक गई और सेना और अर्थ दोनों का ही नुकसान मोहम्मद बिन तुगलक को उठाना पड़ा। तो हम ये देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे प्रयोगधर्मी या नवीन सिद्धांतों का प्रवर्तक कहा जाता है, उसकी योजनाएं सनक भरी कही गई या स्वप्नशील कही गई या पागलपन कही गई, और जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु शासक भी कहा जाने लगा। इस तरह से अब हम अपने अगले लेक्चर में मोहम्मद बिन तुगलक की इन सभी योजनाओं को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।